प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज इस ई व्याख्यान में हम प्रश्न पत्र डिस्कशन 2 के अंतर्गत बीए प्रथम वर्ष के दूसरे पेपर भारतीय आर्थिक पर्यावरण जो अर्थशास्त्र विषय के लिए है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और वर्ष 2019 में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा आयोजित बीए प्रथम वर्ष की परीक्षा के द्वितीय पेपर के बारे में प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न पत्र 2019 का पूछा गया है और उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 2020 में चूंकि कोरोना काल आरंभ हो चुका था, इसलिए पहला पेपर तो आयोजित हो चुका था अर्थशास्त्र विषय के लिए, लेकिन दूसरा पेपर आयोजित नहीं हो पाया था। इस कारण से हमारे पास 2020 का प्रश्न पत्र उपलब्ध नहीं है। हम 2019 में बीए प्रथम वर्ष के लिए द्वितीय पेपर के रूप में भारतीय आर्थिक पर्यावरण, जिसे हम भारतीय अर्थव्यवस्था कहते हैं, इसके पेपर पर चर्चा करेंगे। जो प्रश्न पूछे गए थे वो इस प्रकार है। उससे पहले मैं आपको फिर से दोहराना चाहूँगा कि प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को बहुत महत्वपूर्ण ये जानकारी होनी चाहिए कि अब वे ग्रेजुएशन में हैं, स्नातक की डिग्री कर रहे हैं, तो अब आपको कोई एक प्रेस्क्राइब्ड बुक निर्धारित नहीं होती है, प्रेस्क्राइब नहीं होती है। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पुस्तक का चयन करना होता है या पुस्तकों का चयन करना होता है और उसके अनुसार पढ़ना होता है, परीक्षा की तैयारी करनी होती है। अर्थात सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी होती है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि प्रत्येक पेपर के लिए 5 यूनिट का एक पाठ्यक्रम होता है। अर्थात जैसे बीए प्रथम वर्ष में आपके 3 विषय हैं, उन जो ऐच्छिक विषय, जो वैकल्पिक विषय आपने लिए हैं, 3 विषय हैं, उनके अलावा जो कंपलसरी विषय हैं, तो 3 विषय जो आपने चुने हैं वैकल्प के रूप में, उनमें से मान लेते हैं एक आपके पास अर्थशास्त्र विषय है, तो अर्थशास्त्र के 2 पेपर प्रथम वर्ष में होंगे। पहला पेपर माइक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरा पेपर भारतीय आर्थिक पर्यावरण के रूप में है। पहले पेपर के जो प्रश्न पत्र आया था 2020 में, उसके ऊपर हमने डिस्कस किया था और ये पेपर 2 से संबंधित है, 2019 में पूछे गए प्रश्नों से संबंधित है। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि दूसरे पेपर के लिए भी 5 यूनिट होती है और पहले पेपर के लिए भी 5 यूनिट होती है, दोनों के लिए पृथक पृथक होती है। तो दूसरे यूनिट के लिए, जो दूसरे पेपर के लिए 5 यूनिट होती है, उन सभी 5 यूनिट में से प्रश्न पत्र निर्धारित मानदंडों पर तैयार किया जाता है। और निर्धारित मानदंड मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के लिए ये है कि ग्रेजुएशन के लिए जो प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है उसके 3 भाग होते हैं। पार्ट ए यानी खंड अ, खंड ब और खंड स। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में सभी यूनिट्स यानी 5 यूनिट में से 10 प्रश्न आते हैं, यानी प्रत्येक यूनिट में से 2-2 प्रश्न आते हैं। कुल 10 प्रश्न होते हैं और ये छोटे प्रकार के प्रश्न होते हैं। 50 शब्दों तक इसके उत्तर देने होते हैं और इसके लिए 2 अंक निर्धारित होते हैं प्रत्येक प्रश्न के लिए। इस तरह से ये कुल 20 नंबर का पार्ट ए होता है। इसमें सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। और पार्ट बी में प्रत्येक यूनिट में से 2-2 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन कोई एक प्रश्न करते हुए कुल 5 प्रश्न करने होते हैं। अर्थात पार्ट बी में प्रत्येक यूनिट में से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि 10 प्रश्न हुए कुल। उन 10 प्रश्नों में से 5 प्रश्न करने होते हैं, लेकिन प्रत्येक यूनिट में से एक चयन करते हुए करना होता है। ऐसा नहीं हो किसी यूनिट में से 2 कर लिए और किसी यूनिट का एक भी नहीं किया, ऐसा नहीं है। प्रत्येक यूनिट में से एक एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्न करने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 अंक निर्धारित होते हैं।
तीसरा पार्ट, ये कुछ विस्तारित प्रश्न होते हैं, छोटे प्रश्न नहीं होते हैं। और तीसरा जो भाग है, भाग सी, खंड स, पार्ट सी, उसमें सभी यूनिट में से एक एक प्रश्न पूछा जाते हैं, यानी कुल 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन विद्यार्थियों को यहाँ खुली छूट रहती है कि कोई से 2 प्रश्न उनको अटेंड करने होते हैं, और एक प्रश्न के लिए 15 अंक निर्धारित होते हैं। तो कुल 30 अंकों का ये पार्ट सी होता है। और इसमें कोई से 2 प्रश्न करने होते हैं, और ये वृहद विस्तारित प्रकार के प्रश्न होते हैं। अब हम शुरू करते हैं। प्रश्न पत्र 2019 में जो पूछा गया था अर्थशास्त्र विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में, भारतीय आर्थिक पर्यावरण, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानी जाती है, इसके लिए जो प्रश्न पत्र था वो इस प्रकार से था। पार्ट ए में प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें 10 प्रश्न पूछे गए हैं, छोटे छोटे हैं, 2-2 अंक के। वो इस तरह से हैं। फर्स्ट है, एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था के 2 लक्षण बताइए। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? विकासशील अर्थव्यवस्था है। और विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की अर्थव्यवस्था के 2 विशेषताएं आपको बतानी है। जैसे ये विकास के पथ पर अग्रसर है, राष्ट्रीय आय बढ़ती हुई है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती हुई है, यानी विकास के पथ पर अग्रसर होने वाले 2 लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था के, इसमें आपको लिखने हैं। सेकंड क्वेश्चन है पार्ट ए के पहले प्रश्न का, योजना काल में राष्ट्रीय आय में धीमी गति से वृद्धि के 2 कारण लिखिए। अर्थात जो पंचवर्षीय योजना है 1950 में आरंभ हुई थी, 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना थी, और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो समाप्त हुई, इनमें ये योजना काल कहलाता है। इसमें राष्ट्रीय आय में वृद्धि तो हुई है लेकिन धीमी हुई है, उसके 2 कारण आपको बताने हैं। और तीसरा फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन है, यानी पहले प्रश्न में 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो थर्ड है, भारत में कृषि के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? यानी इंडियन एग्रीकल्चर की बैकवर्डनेस है, उसके क्या कारण है आपको यहाँ पे बताने हैं। चाहे वो किसानों की गरीबी से संबंधित हो, चाहे वो सिंचाई की अल्पता के कारण से हो, या फिर उर्वरता की कमी के कारण से हो, अनेक कारण हो सकते हैं, उनको आपको यहाँ पे लिखने हैं। वैसे मुख्य कारण आपको यहाँ पे लिखना है, जिसके आपका आंसर के आपको मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IDBI भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? आपको IDBI जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के नाम से भी जानी जाती है, उसके प्रमुख कार्य के बारे में यहाँ लिखना है। फिर है क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी का स्वरूप कैसा है? भारत में जो बेकारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट है, इसका किस प्रकार का स्वरूप है, उसके बारे में आपको यहाँ पे बहुत ही कम शब्दों में उत्तर देना है। 50 शब्द तक उत्तर दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए। वैश्वीकरण यानी भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन क्या है? ये 1951 में जब हमारे देश में नए आर्थिक सुधार आरंभ किए गए थे, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, उसमें प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन 3 मुख्य टर्मिनोलॉजी कहलाती है। वैश्वीकरण यानी कि पूरा विश्व एक है, इसके आधार पर जो नीतियां बनती है वो वैश्वीकरण होती है। और एक है प्राइवेटाइजेशन और एक है लिबरलाइजेशन, उदारवाद यानी कि सरकारी नीतियों में उदारता बरतना, जिससे अधिक से अधिक उत्पादन की इकाइयाँ लग सके, औद्योगिक इकाइयाँ लग सके और बाहरी पैसा लग सके। इसी तरह से प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण की ओर अग्रसर होना। ये 3 मुख्य सुधार थे। इनका वैश्वीकरण के बारे में ही केवल यहाँ पे बताना, आपको उसको परिभाषित करना है। भारत में निर्यात संवर्धन के मार्ग में आने वाली 2 समस्याएं बताइए। यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी कि विदेशी व्यापार से संबंधित भारत द्वारा अपनाई गई नीतियां हैं। निर्यात संवर्धन यानी कि निर्यात को बढ़ाया जाए और आयात को घटाया जाए, आयात प्रतिस्थापन कहलाता है। तो निर्यात संवर्धन के लिए आपको यहाँ पे
इस निर्यात संवर्धन में आने वाली 2 समस्याओं के बारे में लिखना है। फिर है भारत में वर्तमान में आयात व निर्यात होने वाली 3 प्रमुख मदें बताइए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये ऐसे प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से पढ़िए और बताइए। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में महिला साक्षरता के निम्न होने के कारण बताइए। आपको पता होना चाहिए साक्षरता के बारे में कि भारत में जो साक्षरता दर है उसकी तुलना में राजस्थान में साक्षरता की दर क्या है और विशेषकर महिलाओं की साक्षरता दर क्या है। तो आप जानकर ताज्जुब करेंगे कि जालोर और सिरोही की सबसे नीची रहती है साक्षरता दर, और उसमें भी जालोर के महिलाओं की सबसे निम्नतम रही थी सिरोही जालोर की, और उसमें भी जो अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की साक्षरता की दर है सबसे नीचे रही थी। ओवरऑल महिला के साक्षरता दर के नीचे रहने के क्या कारण है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। इस पहले भाग का अंतिम प्रश्न है, राजस्थान राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार के 2 उपाय बतलाइए। क्योंकि ये अभी तो कोरोना काल चल रहा है, इसमें तो वित्तीय स्थितियाँ सभी राज्यों की और पूरे देश की भी काफ़ी विकट परिस्थितियाँ हो सकती है, लेकिन राजस्थान राज्य की वित्तीय जो स्थिति होती है सामान्य परिस्थितियों में, उसमें सुधार के 2 उपाय आपको यहाँ बताने हैं। अब पार्ट बी की साइड में जाते हैं, जिसमें प्रत्येक यूनिट में से 2-2 प्रश्न पूछे गए हैं, एक एक आपको करना है, एक एक का उत्तर देना है। तो पार्ट बी का जो फर्स्ट यूनिट में से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, 2 और 3 नंबर, इनमें से कोई एक करना है। 2 नंबर प्रश्न है, भारत में जनसंख्या के व्यावसायिक वितरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट द शॉर्ट नोट ऑन ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। यानी कि भारत में जो व्यावसायिक वितरण है, यानी कौन कौन लोग, कहाँ कहाँ लोग किस प्रकार के व्यवसाय, उद्योग धंधे या किन किन व्यवसाय में लगे हुए हैं, किस प्रकार की व्यावसायिक वितरण है, यानी कि कितने प्रतिशत पॉपुलेशन किन किन व्यवसायों में लगी हुई है, उसके बारे में आपको टिप्पणी या नोट लिखना है। और फिर है क्वेश्चन, भारतीय जनसंख्या के निम्न पहलुओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी कि जो इंडियन पॉपुलेशन है, भारतीय जनसंख्या है, इन जनसंख्या के ऊपर आपको निम्न बिंदुओं के, मतलब इन जो दिए हुए बिंदु हैं इनके ऊपर लिखना है। साइज यानी आकार के ऊपर लिखना है, सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात के ऊपर, और एजुकेशन यानी शिक्षा के ऊपर, और डेंसिटी यानी घनत्व के ऊपर। इन चारों के ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। ये कुल 10 नंबर का प्रश्न है, यानी कि एक आपका 2.5 मार्क्स का हो जाएगा। 2.5, 2.5, 2.5 और 2.5, यानी कि 10 नंबर का ये प्रश्न है। आप चाहें तो 2 नंबर कीजिए, आप चाहें तो 3 नंबर कीजिए। फिर है इकाई 2 से 4 और 5 2 प्रश्न पूछे गए हैं, कोई एक करना आपको, या तो 4 नंबर करना है या फिर 5 नंबर करना है। 4 नंबर प्रश्न है, भारत में संस्थागत साख के विशेष संदर्भ में कृषि साख के स्रोतों का विश्लेषण कीजिए। यानी कि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, विशेष करके एग्रीकल्चर से संबंधित क्रेडिट है, यानी कि कृषि से संबंधित साख है, उसके बारे में आपको लिखना है। यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, किसानों और खेती के लिए, कृषि के लिए जो ऋण दिए जाते हैं या वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध की जाती है, खास करके यहाँ पे आपको संस्थागत साख यानी कि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट्स के बारे में है। यानी कौन कौन से इंस्टीट्यूट, कौन कौन से वित्तीय संस्थान हैं जो कृषि और कृषि से संबंधित ऋण या वित्तीय सहायताएं उपलब्ध कराती है, चाहे वो बैंक हो, नाबार्ड हो, या फिर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, या फिर कोई अन्य एजेंसी जो संस्था हो, इंस्टीट्यूट हो, इंस्टीट्यूशनल एजेंसी हो, उनके द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सुविधाओं साख के ऊपर आपको इसमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में लघु व कुटीर उद्योगों के विकास में आने वाली समस्याओं की विवेचना कीजिए। यानी कि भारत का लघु और कुटीर उद्योग काफ़ी समृद्ध स्थिति में था, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद में लघु और कुटीर उद्योगों पर बहुत बड़ी मार पड़ी और धीरे धीरे कच्चा माल जाता था और उसका पकी हुई सामग्री बनी हुई निर्मित माल हमारे यहाँ पे आता था, जिससे उन्हें तो
दोनों चीज़ों का फ़ायदा होता था। एक तो था कि उन्हें कच्चा माल मिलता था और वो अपने यहाँ पे भी सप्लाई कर सकते थे, दूसरी जगह भी सप्लाई कर सकते थे, और निर्मित करने की जो फैक्ट्रियाँ उनकी थी वो सब नियोजित हो चुकी थी। और दूसरा सबसे बड़ा था कि हमारा यहाँ के जितने भी कुटीर लघु उद्योग थे वो काफ़ी छिन्न भिन्न, काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गए थे। लेकिन आज़ादी के बाद में फिर से वापस उन्हें उठाने की कोशिश की गई, और काफ़ी वर्ष हो चुके हैं जिनको फिर भी पूरी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि सभी लघु और कुटीर उद्योग संपन्नता की स्थिति में। अभी भी उनके सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। प्रश्न 6 और 7 यूनिट 3 में से पूछे गए, कोई एक करना है, या तो 6 या फिर 7। 6 नंबर प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस है, उनका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़े हैं उनका आपको परीक्षण करना है, यानी क्रिटिकल एग्जामिन करना है। उसके अच्छे प्रभाव भी और बुरे प्रभाव दोनों को ही लिखते हुए उनका आलोचनात्मक परीक्षण करना है, उनकी समीक्षा करनी है। 7वां प्रश्न है, भारत में योजना काल के दौरान गरीबी उन्मूलन हेतु किए गए प्रयासों का विश्लेषण कीजिए। यानी कि मैंने बताया था अभी, योजनाएं जो 1951 से शुरू हुई थी 2017 तक चली, ये 12 पंचवर्षीय योजनाएं अभी तक समाप्त हो चुकी है। उसके बाद में नीति आयोग आ चुका है। तो इस योजना काल में गरीबी उन्मूलन के लिए, यानी कि गरीबी हटाने के लिए जो जो प्रयास किए गए हैं उनका आपको यहाँ पे वर्णन करना है, विश्लेषण करना है, परीक्षण करना है। और फिर है यूनिट 4 में से 2 प्रश्न है, 8 और 9, कोई एक करना है। 8 नंबर प्रश्न है, भारत में भुगतान संतुलन की समस्याओं का वर्णन कीजिए, अर्थात बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। भुगतान शेष भी कहते हैं इसे और भुगतान संतुलन भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक देश का अन्य देशों के साथ जो कुछ भी लेन देन होता है, विदेशी लेन देन होता है, उसमें लेन और देन यानी गया और आया, इनमें यदि आया अधिक है तो भुगतान शेष सरप्लस में होगा, और गया अधिक है तो भुगतान शेष असंतुलन या असाम्य की स्थिति में होगा। तो भुगतान शेष भारत देश का सरप्लस में नहीं होता है, डेफिसिट में होता है। तो इसकी समस्याओं के बारे में वर्णन करना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, 1991 से भारत की विदेशी व्यापार नीति की समीक्षा कीजिए। अभी हम बात कर रहे थे कि 1991 में 3 मुख्य आर्थिक सुधार किए गए थे, नए आर्थिक सुधारों के नाम से जाने जाते हैं। उसके साथ ही विदेशी व्यापार नीति में भी परिवर्तन किया गया था, जो इन तीनों लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन से संबंधित है नीति ये। और उसके साथ ही निर्यात संवर्धन और आयात प्रतिस्थापन की नीति भी अपनाई गई थी। उसके अंतर्गत आपको यहाँ पे समीक्षा करते हुए लिखनी है, नए आर्थिक सुधारों को जोड़ते हुए, और निर्यात संवर्धन और आयात प्रतिस्थापन के बारे में पूरा वर्णन यहाँ पे करना है। और फिर है नेक्स्ट जो लास्ट 5 यूनिट, उसमें से 10 और 11 नंबर क्वेश्चन है। 10 करें या फिर 11 करें। तो 10वां प्रश्न जो है, राजस्थान की जनसंख्या की प्रमुख विशेषताएं भारत के संदर्भ में विवेचना कीजिए। यानी कि जो राजस्थान की जनसंख्या है उनकी विशेषताएं बतानी है, लेकिन भारत की जनसंख्या से तुलना करते हुए उनके संदर्भ में बतानी है। 11वां प्रश्न है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था की कृषि विकास की समस्याओं का वर्णन कीजिए। यानी कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि के विकास से संबंधित जो समस्याएं हैं उनके बारे में आपको वर्णन करना है। और पार्ट सी के 5 प्रश्न हैं, प्रत्येक यूनिट में से एक एक, जो 12, 13, 14, 15, 16, उनमें से कोई 2 प्रश्न आपको करने हैं। और इनके लिए 2 प्रश्नों के लिए 15 × 2 यानी कि 15-15 मार्क्स के 2 प्रश्न करने आपको, 30 नंबर का कुल ये पार्ट सी है। 12 नंबर है प्रश्न, भारत में तेजी से बढ़ती जनसंख्या किस प्रकार से आर्थिक विकास में बाधा डालती है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए किए गए सरकारी प्रयासों का उल्लेख कीजिए। अर्थात यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है कि भारत में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या है वो किस प्रकार से हमारे लिए बाधा बनती है, विकास के लिए बाधा बनती है। क्या हमारे देश में जनाधिक्य है तो किस तरह से वो विकास में बाधक बन रहा है, और जनसंख्या यदि वृद्धि तेज गति से हो रही है तो उसका नियंत्रण जरूरी है। तो सरकारी प्रयास कौन कौन से रहे उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर
13 है, कृषि से संबंधित है, दूसरे यूनिट से लिया गया है। हरित क्रांति भारतीय कृषि में विविधता लाई है किंतु दीर्घजीवी वृद्धि लाने में असफल रही है, व्याख्या कीजिए। यानी कि हरित क्रांति ने हमारे जीवन पर बहुत असर डाला है। वो अच्छा प्रभाव भी है लेकिन वो अनेक बुरे प्रभाव भी है जो अब हमारे सामने नजर आ रहे हैं। तो हरित क्रांति के अच्छे प्रभाव तो वो हैं कि खाद्यान्नों के में वृद्धि हुई, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई, देश आत्मनिर्भर हुआ और अनेक कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसके सकारात्मक प्रभाव है। लेकिन नकारात्मक प्रभाव भी अनेक रहे हैं, जैसे रसायनों का अधिक प्रयोग करना, रासायनिक खादों का अधिक प्रयोग करना, जिससे भूमि की डिग्रेडेशन हो जाना, यानी कि उर्वरक शक्ति कम पड़ जाना, लोगों के जो इस तरह के हाइब्रिड और चीज़ें खाने से या रासायनिक पदार्थों के अधिक उपयोग के कारण से जो वस्तुएं बनती है उसका उपभोग करने से अनेक सारी बीमारियाँ उत्पन्न होने लगी। ये सारी चीज़ें इसमें आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में नवीन आर्थिक नीति के संदर्भ में उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण की धारणाओं को स्पष्ट कीजिए व भारत पर पड़ने वाले इसके प्रभावों की विवेचना कीजिए। तो अभी हम बात कर रहे थे 1991 में जो दौर आया था नए आर्थिक सुधारों का, जिसे हम उदारीकरण का दौर कहते हैं। इसमें ये 3 उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, यानी कि उदारीकरण को हम लिबरलाइजेशन कहेंगे, निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन, इनका हमारे भारत पर क्या असर पड़ता है, असर पड़ा है, क्या प्रभाव पड़े, उनके बारे में आपको लिखना है। सूटेबिलिटी लिखनी है इनकी, यानी उपयुक्तता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, 1991 से भारत में विदेशी व्यापार की नीति का विश्लेषण कीजिए। अब वापस जो प्रश्न आपको पूछा गया था यहाँ पे पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 4 था 1991, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था 1991 से भारत की विदेशी व्यापार नीति की समीक्षा कीजिए। अब ये पुनः प्रश्न बड़े में फिर से आ गया है, इसका विश्लेषण कीजिए। तो आप उसके, वो 10 नंबर का था, ये 15 नंबर का, तो उसमें उससे ज़्यादा यहाँ विस्तारित रूप में आपको उत्तर देना है। और अंतिम प्रश्न है, राजस्थान में पर्यटन उद्योग के विकास पर प्रकाश डालिए व उसके विकास हेतु सरकारी प्रयासों का विवेचन कीजिए। यानी कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित है और ये जो टूरिज्म इंडस्ट्री है राजस्थान की, उसके ऊपर आपको लिखना है कि किस तरह से टूरिज्म डेवलपमेंट राजस्थान में हो रहा है और किस प्रकार से ये उद्योग फल फूल रहा है, कौन कौन से और क्षेत्र और हो सकते हैं, या इनमें कौन सी समस्या आ रही है जिनको दूर किया जाकर और इसमें वृद्धि की जा सकती है, इसको एक अच्छा फायदेमंद उद्योग बनाया जा सकता है। और इस हेतु सरकारी प्रयास जो किए गए हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। धन्यवाद।